नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। वेलकम टू द सोशल साइंस। दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन। रशिया ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। आखिर विश्व का सबसे बड़ा देश इतने छोटे से देश पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? आखिर इस छोटे से देश से क्या गलती हो गई जो रूस इतना अत्याचार इस पर कर रहा है, इस पर इतने अटैक किए जा रहा है? रूस इस छोटे से देश से क्या चाहता है? ये पूरा विवाद क्या है और क्यों है ये विवाद? और भारत पर, हमारे देश पर इस विवाद के क्या चैलेंजेस हैं? ये सारी बातें इस चर्चा में करेंगे हम। पहले जानते हैं रशिया और यूक्रेन का इतिहास, क्योंकि इन दोनों देशों का इतिहास जाने बिना हम ये बता नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। इन दोनों देशों का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, रशिया और यूक्रेन 1991 से पहले आप कह सकते हो कि एक ही थे, भाई भाई ही थे। मतलब एक यूएसएसआर, सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ क्या थी? 15 देशों की एक महासंघ थी, जो 15 देश एकजुट में रहते थे, यूनिटी में रहते थे, और उसको हम बोलते थे सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 में इसका गठन हुआ। 1991 में इसका विघटन हो गया, मतलब दोबारा से ये टूट गई। रशिया और यूक्रेन सब अलग अलग हो गए दोबारा से 1991 में। और भी पहले की बात करूं तो रशियन एम्पायर हुआ करता था सोवियत संघ से पहले भी। 1922 से पहले क्या हुआ करता था? रशियन एम्पायर हुआ करता था, पूरा बहुत बड़ा राजा राज करता था। रशियन एम्पायर हुआ करता था, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। रूसी क्रांति हुई, जिसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। और उस क्रांति में क्या हुआ कि यूक्रेन उस रूसी साम्राज्य से अलग हो गया, यूक्रेन 1917 में। लेकिन उसके 5 साल बाद जब यूएसएसआर का गठन हुआ, उसमें यूक्रेन को भी शामिल किया और 15 देश शामिल होकर एक यूएसएसआर, सोवियत संघ का रूप लिया। सोवियत संघ बहुत महाशक्ति हुआ करती थी उस समय। एक शक्ति थी नाटो। नाटो यूरोप की कंट्रीज़ की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 देश थे। सोवियत संघ में 15 देश थे, इसमें 30 देशों की एक महासंघ थी ये नाटो। और इन्होंने क्या कर रखा था? एक ट्रीटी साइन कर रखी थी। उस ट्रीटी में आर्टिकल 5 में यह लिखा हुआ था कि कोई देश अगर इन 30 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला करेगा तो वो हमला इन 30 देशों पे माना जाएगा, और ये 30 देश मिलके उस एक देश पर हमला करेंगे, उसको मारेंगे। तो नाटो ये था। नाटो भी एक महाशक्ति थी। यूएसएसआर, सोवियत संघ भी एक महाशक्ति थी। नाटो आज भी है, सोवियत संघ अब नहीं रही, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। नाटो और यूएसएसआर के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं यूक्रेन, रशिया, ये सारे, इन सब का इतिहास में नाटो क्या था? दुश्मन था। नाटो इतिहास में दुश्मन था। यूक्रेन का भी दुश्मन था, क्योंकि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। अच्छा, 1991 में इनका विघटन हुआ, यूक्रेन अलग हो गई, रशिया अलग हो गई। यूक्रेन 1991 से ठीक ठाक चला आ रहा था। 2014 में क्या होता है? यहाँ की जनता बोलती है कि हमको जाना है इसमें यूरोपियन यूनियन में, हमको यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है। यूरोपियन यूनियन क्या है? नाटो की तरह वो भी एक संस्था है यूरोप की कंट्रीज़ की। उसमें 27 कंट्रीज़ हैं जो कि एकजुट रहती हैं। तो इसको उस यूरोपियन यूनियन में शामिल होना था। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की इसने जैसे ही बात करी यूरोप ने, तो रशिया जो है वो गुस्सा हो गया। उसे गुस्सा आया, क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया का पड़ोसी है, और रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में ही कोई उसका दुश्मन पले। क्योंकि अब ये अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता, यूरोप की कंट्रीज इस पर राज करने लगती, यहाँ पे अपनी सेना भेजने लगती और मिसाइल ताक देती रशिया के ऊपर। तो रशिया ऐसी सारी स्थितियों से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इससे कहता है कि आप यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हो सकते। ये मानता नहीं है, तो रशिया अटैक करता है। 2014 की बात है, 2014 में अटैक करता है। क्रीमिया एक जगह है, यूक्रेन में ही थी ये 2014 तक। 2014 में रशिया ने अटैक किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रशिया ने। अच्छा, तब तो यूक्रेन उसमें शामिल नहीं हो पाया यूरोप यूनियन में। लेकिन अब 2020 में फिर से यूक्रेन क्या जिद कर रहा है? यूक्रेन अब कह रहा है कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। इसे अपना इतिहास मालूम ही नहीं है। इसका इतिहास क्या था? ये सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ नाटो का दुश्मन था, लेकिन ये यूक्रेन नाटो में ही जाना चाह रहा है, अपने दुश्मनों में ही जाना चाह रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये जाना क्यों चाह रहा है नाटो के पास? तो इसका रीज़न है कि इसे यूक्रेन को हमेशा ये डर रहता है कि रशिया इस पर अटैक ना कर दे, और रशिया ने अगर इस पर अटैक किया तो इसे बचाने वाला कोई नहीं है।
इसको चाहिए हेल्प, और हेल्प कहाँ से मिलेगी? इसको सबसे बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है नाटो। नाटो में शामिल हो जाएगा तो 30 देश इसकी तरफ एक साथ होंगे, और 30 देश एक साथ इसके साथ आ जाएंगे, तो रसिया कहीं ना कहीं इस पर अटैक करने से डरेगा। तो ये फिर से ये बात कहने लगा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, तो रसिया फिर से गुस्सा हुआ और ये युद्ध का रूप ले लिया इसने। रशिया ने क्या किया? इसको मना किया, लेकिन ये मान नहीं रहा, इसलिए रशिया ने अपनी आर्मी तैनात कर दी अपने इस एरिया में। और यहाँ पे डोनबास एरिया में, जो कि यूक्रेन में है, डोनबास एरिया में क्या किया? अपनी आर्मी घुसा दी। और यहाँ पे दो जगह हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। लुहांस्क और डोनेस्क को रिपब्लिक घोषित कर दिया 21 फरवरी को, 2022 21 फरवरी को लुहांस्क और डोनेस्क को रिपब्लिक घोषित कर दिया रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के राष्ट्रपति। लुहांस्क और डोनेस्क को रिपब्लिक घोषित करते ही क्या किया? वहाँ पर उनके राष्ट्रपति बने, और उनके राष्ट्रपति ने क्या एक लेटर लिख के दिया व्लादिमीर पुतिन को कि हमको सहायता चाहिए आपकी। तो उन्होंने सहायता में आर्मी यहाँ पर बैठा दी, अपनी आर्मी बैठा दी यूक्रेन के अंदर। यहाँ पर अपने क्षेत्र में ही बैठा रखी है, यहाँ पे बैठा दी। और क्रीमिया पे भी अपना कब्जा है रशिया का, तो इस पर भी बैठा दी। देखिए यहाँ है ब्लैक सी, काला समुद्र, काला सागर। तो काला सागर में भी जंगी बेड़े भेजकर, और यहाँ पर भी उसने तैनात कर दिए हैं अपनी जल सेना, थल सेना तैनात है, वायु सेना भी अपना अटैक कर रही है। बेलारूस रशिया का अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पर भी इसने अपनी फौज तैनात कर रखी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन चारों तरफ से घेर लिया है रशिया ने। यूक्रेन की यहाँ पर है कैपिटल कीव। ऐसा कहा जा रहा है कि कीव तक पहुँच चुकी है रशिया की सेना, और अगर कीव पर हमला हुआ और कीव पर कब्जा कर लिया रशिया ने, तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यूक्रेन इस समस्या से उभर नहीं सकता। क्योंकि किसी देश की कैपिटल पर अगर कब्जा कर लिया जाता है तो ये माना जाता है कि उस पूरे देश पर कब्जा हो गया रशिया का। तो ये बहुत बड़े संकट में है यूक्रेन। ऐसे में ये गुहार लगा रहा है नाटो से, और नाटो भी इसकी मदद करने में सामने आ रहा है। जर्मनी, फ्रांस, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है कि इसको, यूक्रेन को बचाओ। ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों ने, नाटो के सभी देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और उन प्रतिबंधों में क्या किया है? स्विफ्ट बैन कर दिया है। स्विफ्ट बैन क्या होता है? देखिए, आप भारत में से ही भारत में अपने रुपयों का लेन देन करोगे तो आपको IFSC कोड डालना पड़ता है। लेकिन अगर भारत से बाहर कहीं इंटरनेशनली पैसों का लेन देन करोगे तो आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। तो यहाँ का स्विफ्ट कोड बैन कर दिया है इन नाटो की सारी 30 कंट्रियों ने। उस स्विफ्ट, यानी कि रशिया अब बाहर कहीं भी अपना पैसों का लेन देन नहीं कर सकता। इससे रशिया पर काफ़ी नुकसान हुआ है। रशिया की जो करेंसी है रूबल, वो 30% नीचे आ गई है, 30% उस पर गिरावट आई है रूबल पर रशिया की। तो रशिया को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया युद्ध के मैदान में, तो रशिया अपना पूरा दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इन्होंने रशिया पर भी अटैक किया है, आर्थिक अटैक किया है। तो 30% तक रशिया की करेंसी जो है वो डाउन करवा दी है। ये पूरी स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन नाटो में जाना चाह रहा है, रशिया इसको रोक रहा है। ये भी जान लेते हैं कि आखिर रशिया यूक्रेन को नाटो में जाने से क्यों रोक रहा है। रशिया यूक्रेन को नाटो में जाने के लिए इसलिए रोक रहा है, इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि अभी जो नाटो के देश हैं उनकी और रशिया की कैपिटल की दूरी अभी तो ये है कि 1600 किलोमीटर दूर है नाटो रशिया की कैपिटल से, मॉस्को से। अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो नाटो केवल 600 किलोमीटर दूर रह जाएगा मॉस्को से, उसकी कैपिटल से। तो उसकी कैपिटल के बहुत करीब आ जाएगा नाटो, और ऐसा रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी है कि रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन का ये कहना था कि रशिया से यूक्रेन का अलग होना उसी तरह है जैसे किसी आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो ये एक तरह से सर माना जाता है रशिया का, और सर ही अलग हो जाएगा अगर यूक्रेन अलग हो गया, नाटो की तरफ चला गया तो। और वैसे भी इतिहास प्रमाण है इस बात का कि किसी भाई अगर दुश्मनों में मिल जाए तो आपका पतन निश्चित है। तो ये इसका भाई है और ये दुश्मनों में मिलना चाह रहा है, तो रशिया का तो पतन हो सकता है। रशिया को घेर लेंगे ये 30 देश मिलकर नाटो के। रशिया और यूक्रेन, रशिया यही इसलिए नाटो में नहीं मिलने दे रहा यूक्रेन को। और एक कारण ये भी है कि ये जो यूक्रेन का और रशिया का बॉर्डर है, इसकी लंबाई है 2295, लगभग 2295 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया और नाटो रशिया के बॉर्डर पर आ जाएगा। और 2295 किलोमीटर बहुत ही बड़ा बॉर्डर
नाटो उसके बॉर्डर पे आ जाएगा रशिया के पे, जो कि रशिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो रशिया के कई घाटे हैं, कई नुकसान हैं अगर यूक्रेन नाटो से मिल जाता है तो रशिया के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। खैर, रशिया अपनी कोशिश पूरी जारी रख रहा है कि नाटो में ये शामिल ना हो। सबसे बड़ी मांग व्लादिमीर पुतिन की यही है कि यूक्रेन और नाटो ये दोनों ही उसको लिखित में दें, उनको व्लादिमीर पुतिन को, कि ना तो नाटो कभी यूक्रेन को अपने आप में शामिल करेगा और ना ही यूक्रेन कभी नाटो में शामिल होगा। ये ही मांग है व्लादिमीर पुतिन की। देखिए, यूक्रेन जो है वो 1996 से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, लेकिन 1996 में एनपीटी के समझौते के दौरान उसने अपने सारे न्यूक्लियर हथियार जो थे वो रूस को दे दिए, अमेरिका के दबाव में आकर। अमेरिका उस समय सबसे यह कहता डोल रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को अब कोई नहीं बनाएगा। उसने प्रतिबंध लगा दिए थे सभी देशों पे, भारत पे भी लगाए थे, लेकिन भारत कामयाब रहा अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग में, और भारत पे भी कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए थे। लेकिन यूक्रेन ने अपने सारे हथियार खो बैठा यूक्रेन 1996 में, और उसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। अगर उसके पास न्यूक्लियर बम होते तो आज रशिया शायद उस पर अटैक नहीं कर रहा होता, या कर रहा होता तो उस तेज़ी से नहीं कर पाता जिस तेज़ी से अब कर रहा है। पूरी स्थिति ही अलग होती आज की। खैर, हम बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस ऑन इंडिया बाय दिस वॉर, इस युद्ध से भारत पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं भारत के लिए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि भारत किसकी साइड ले। अमेरिका से पिछले 10 सालों में संबंध बहुत अच्छे बने हैं, और रशिया तो हमेशा से ही, रशिया से 60% हथियार रशिया से ही भारत खरीदता है, पुराने संबंध है रशिया के साथ। दोनों के साथ भारत एक मित्रता के रूप में है, दोनों ही देश उसके अच्छे मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं दोनों ही देशों से भारत के। तो भारत किसी की ओर भी नहीं है, हमेशा की तरह ही एक गुटनिरपेक्ष की नीति भारत अपना रहा है, और ये एक सफल देश, एक उभरते हुए देश की यही निशानी है कि वो किसी से बैर नहीं लेना चाहता, वो सभी के साथ मिलजुल कर तरक्की पर विश्वास रखने वाला देश है, और भारत की आज यही स्थिति है। और बहुत गर्व महसूस होता है जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई अमेरिका जैसा देश, अमेरिका देश ने कहा है कि अगर मोदी जी इस मामले में चाहें तो वो शांति करा सकते हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि अमेरिका ये बात कह रहा है मोदी जी का नाम लेकर, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर। हम बहुत ही गर्व महसूस होता है जब इस तरह की बातें इस बड़े युद्ध में आ रही हैं। देखिए, शांति वार्ता इस युद्ध में, शांति वार्ता की बातें हो रही हैं कि बातचीत होंगी व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में। देखिए, हम सब यही चाहेंगे कि शांति बने, क्योंकि वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा होता नहीं है, और सभी, अगर यमन पे बम गिरते हैं तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ही है, वॉर से किसी भी देश का फ़ायदा नहीं होता। सभी का कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में सभी कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सभी अगर कहीं पे कोई नुकसान होता है तो दूसरी कंट्री में भी कुछ ना कुछ नुकसान होने लगता है, जैसे कि अभी हम इसमें जानेंगे। देखिए, यूक्रेन से 1.89 मिलियन टन 1.89 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है भारत। 1.89 मिलियन टन पिछली साल इंपोर्ट किया था भारत ने सनफ्लावर ऑयल, उसमें से 74% तो केवल यूक्रेन से ही मंगाया था उसने। यूक्रेन से इतना ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल आया था। और सनफ्लावर ऑयल का क्या यूज़ होता है, जितनी भी आप रिफाइनरी ऑयल देखते हो इसमें सनफ्लावर ऑयल का यूज़ होता है। अगर सनफ्लावर ऑयल वहाँ से नहीं आया, क्योंकि अब वो परेशान है, अब वो दिक्कत में है यूक्रेन, अब तो वहाँ से आ नहीं सकता, तो रिफाइनरी ऑयल के दाम, जो रिफाइनरी ऑयल है उसके प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। रिफाइनरी ऑयल के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। और क्या इंक्रीज़ होगा, पेट्रोलियम भी इंक्रीज़ होगा। और देखिए, सरसों का तेल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रिफाइनरी ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सरसों के तेल के दाम भी फिर से आसमान छुएंगे। तो उस देश पर संकट नहीं है, ये सारे देशों पर संकट है। देखिए, रशिया और यूक्रेन दोनों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होते हैं, रशिया में और यूक्रेन में। भारत में भी गेहूँ बहुत होते हैं। अगर रशिया और यूक्रेन में ऐसी स्थिति है और वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है गेहूँ, तो भारत जैसे देशों को इसका लाभ मिलेगा कि ये एक्सपोर्ट ज़्यादा गेहूँ कर सकें, और इसका लाभ भारत उठा सकेगा। तो इस युद्ध से भारत को एक फ़ायदा भी है, लेकिन कई सारे नुकसान भी हैं। पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ जाएंगे, रिफाइनरी ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, सरसों के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के कई नुकसान भी हैं। युद्ध से नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये युद्ध रुकना ही अच्छा रहेगा। साथ में एक चीज़ के और दाम बढ़ेंगे, जो कि है गैस।
गैस के प्राइस भी बढ़ेंगे। गैस के प्राइस इसलिए बढ़ेंगे कि पूरे विश्व में 30% केवल रसिया से ही गैस जो है वो एक्सपोर्ट होती है। तो अब रसिया दिक्कत में है तो वो शायद एक्सपोर्ट ना कर पाए, इसलिए गैस के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये इतने सारे नुकसान हैं इस वॉर से। तो वॉर क्यों हो, वॉर ना होना ही हम सबके लिए अच्छा है। तो ये था पूरा टॉपिक, भारत पर ये चैलेंजेस हैं इस वॉर के, और भारत पर क्या किसी भी देश पर ये चैलेंजेस हैं। और आशा है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा।